तो चलिए आज जरा भारत में महिलाओं की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक पहलू की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जाति और समाज की कई उलझी हुई परतें हैं जिन्हें हम एक एक करके खोलेंगे। और ये सफ़र शुरू होता है एक बहुत ही अहम सवाल से कि आज के भारत में एक महिला की जिंदगी की कहानी कौन लिखता है। क्या ये सिर्फ उसकी अपनी पसंद और मौक़ों पर निर्भर करती है, या फिर इसमें समाज की वो गहरी जड़ें भी शामिल हैं जो दिखाई नहीं देती। अब इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब समाज की बिल्कुल बुनियाद को समझना होगा। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं की जगह को आखिर तय कैसे किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर हमारा समाज खड़ा है, और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये नींव है पितृसत्ता की। मतलब एक ऐसा सामाजिक ढांचा जहां ताकत, अधिकार और संपत्ति पर कंट्रोल पुरुषों का होता है और महिलाओं की भूमिका अक्सर घर की चारदीवारी तक ही सीमित रह जाती है। पर एक मिनट, क्या हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। वैदिक काल में महिलाओं का दर्जा बहुत ऊंचा था। उन्हें पढ़ने लिखने, यहां तक कि शादी के लिए अपनी मर्जी जाहिर करने का भी हक था। लेकिन फिर आया उत्तर वैदिक और मध्यकाल, जहां बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने उनकी स्थिति को बहुत गिरा दिया। फिर आधुनिक दौर में सामाजिक सुधारों की लहर चली और आज़ादी के बाद तो हमारे संविधान ने उन्हें बराबरी का दर्जा दे दिया। तो एक तरफ तो हैं ये संवैधानिक वादे, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? पितृसत्ता का ये बोझ आज भी महसूस होता है। चलिए जरा इस वादे और हकीकत के बीच की खाई को और करीब से देखते हैं। और ये टेबल कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, पढ़ाई लिखाई में संविधान तो सबको बराबर मौके देने की बात करता है, पर असलियत में हायर एजुकेशन और स्टेम फील्ड्स में महिलाओं की भागीदारी आज भी कम है। आर्थिक मोर्चे पर कानून कहता है सेम काम सेम पगार, लेकिन हकीकत में महिलाओं को कम मजदूरी मिलती है और वो ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं। और सामाजिक बराबरी की बात करें तो फैसलों में उनकी राय कम ही ली जाती है और घरेलू हिंसा एक कड़वी सच्चाई है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ निराशाजनक है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, और वो है राजनीतिक क्षेत्र में। पंचायती राज यानी कि गांव की लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं के लिए 33 से 50% तक सीटें रिजर्व्ड हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल कदम है। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। जैसे ही हम लोकल लेवल से नेशनल लेवल पर आते हैं ना, पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि जहां पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी इतनी जबरदस्त है, वहीं देश की संसद में उनकी संख्या बहुत बहुत कम है। ये फासला बहुत बड़ा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक चुनौती है। कई महिलाओं के लिए ये चुनौती दोगुनी हो जाती है। और यहीं पर तस्वीर में एक और परत जुड़ जाती है, भेदभाव की एक दूसरी लेयर, और वो है जाति की छाया, जो इन चुनौतियों को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। अच्छा, तो ये जातिवाद है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये जन्म के आधार पर भेदभाव है। एक ऐसा सामाजिक सिस्टम जहां किसी की हैसियत जन्म से ही तय हो जाती है और उसी के आधार पर उसके साथ अच्छा या बुरा बर्ताव होता है। और सोचिए, जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाएं तो क्या होता है? जेंडर और कास्ट। ये बनता है डबल डिस्क्रिमिनेशन, यानी दोहरा भेदभाव। ये एक छोटा सा फॉर्मूला इस बड़ी समस्या को एकदम साफ कर देता है। और इस दोहरे भेदभाव का असर वो बहुत ही भयानक होता है। दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार का खतरा कहीं ज्यादा होता है। उन्हें जानबूझकर एक तरह से पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है। अच्छी सेहत और पोषण के मौके उनसे छीन लिए जाते हैं और उन्हें समाज और इकोनॉमी दोनों से बाहर कर दिया जाता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी तस्वीर में एक और लेयर है जो हालात को और बिगाड़ देती है, और वो है क्षेत्रवाद का विभाजन। इससे पैदा होती है अस्थिरता, जिसका सीधा असर महिलाओं पर पड़ता है। तो ये क्षेत्रवाद होता क्या है? ये तब होता है जब लोग अपने इलाके को देश से ऊपर मानने लगते हैं। और ऐसा अक्सर तब होता है जब विकास एक जैसा नहीं होता या संसाधनों का बंटवारा ठीक से नहीं होता। और जब ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा कौन भुगतता है? महिलाएं। लोकल झगड़ों की वजह से उन्हें अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ता है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका विकास सब रुक जाता है। और रही सही कसर तब पूरी हो जाती है जब काम धंधे के मौके भी खत्म हो जाते हैं। तो ठीक है, हमने इतनी सारी चुनौतियां देख लीं, इतनी परतें समझ लीं, तो सवाल यह है कि अब आगे क्या, रास्ता क्या है?
अच्छी बात यह है कि इस बदलाव के लिए हमारे पास कुछ बहुत मजबूत फ्रेमवर्क पहले से मौजूद हैं। और देखिए, इस रास्ते की नींव कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने संविधान में ही रखी है। आर्टिकल 14 कहता है, कानून की नजर में सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 हर तरह के भेदभाव को मना करता है। आर्टिकल 17 छुआछूत को खत्म करता है। और आर्टिकल 39D कहता है, सेम काम के लिए सेम पगार मिलनी चाहिए। ये कानूनी सुरक्षा कवच बहुत अहम है। तो इन कानूनी सुरक्षा के बावजूद असली बदलाव कैसे आएगा? हमारे स्रोत 3 बहुत ही जरूरी स्तंभों की बात करते हैं। पहला, शिक्षा और जागरूकता, ताकि ये जो पितृसत्ता और जातिवाद वाली सोच है ना, इसे ही बदला जा सके। दूसरा, आर्थिक सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं को आर्थिक रूप से आजाद बनाना ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें। और तीसरा और सबसे जरूरी, मजबूत कानून और उनका सख्ती से पालन, ताकि ये सुरक्षा सिर्फ किताबों में ना रहे, जमीन पर भी देखे। तो मंजिल तो साफ है, एक ऐसा समाज जहां सब बराबर हों। पर सवाल ये है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो कौन सी सबसे बड़ी रुकावट है जिसे हमें सबसे पहले हटाना होगा। इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।